हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 8th क्लास का 3rd चैप्टर जिसका नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने संश्लेषित रेशों के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से होते हैं संश्लेषित रेशे, उसके अंदर किस किस टाइप के वस्त्र बनाए जा सकते हैं। ये सारी बातें हमने पढ़ ली थी। अभी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्लास्टिक क्या होती है। देखो, आपने अपने घरों में देखा होगा कि प्लास्टिक की कुर्सी है, आप बाल्टी यूज़ करते हो, प्लास्टिक की गिलास हैं, किचन में डिब्बे होते हैं, प्लास्टिक के खिलौने होते हैं, सारे आप प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ करते हो। ठीक है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने डेली यूज़ में यूज़ करते हैं और वो सारी की सारी प्लास्टिक की होती हैं। अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे, सबसे पहले पॉलीमर की हमने बात की थी लास्ट वीडियो में। तो इसी तरह से यहाँ भी जो प्लास्टिक है वो भी क्या है, एक तरह का पॉलीमर ही है। पॉली मीन्स क्या था, अनेक, ठीक है, और मर मीन्स क्या था, यूनिट, यानी कि इसमें भी बहुत सारी यूनिट होती हैं, इकट्ठी हो के फिर बनाई जाती है। तो ये जो प्लास्टिक है वो भी पॉलीमर है, जिसे हिंदी में बोला जाता है बहुलक। ठीक है, अब ये दो तरह का हो सकता है। सब एक तो हो सकता है रेखीय, इसकी जो संरचना है। रेखीय का मतलब क्या है, जैसे कि एक यूनिट है, इस तरह से जुड़ गई एक रेखा में। ठीक है, इसे तो क्या बोल दिया जाता है, हम रेखीय बोल देते हैं। और दूसरे में अगर इसी को हमने बोल दिया क्रॉसबद्ध। क्रॉसबद्ध मीन्स एक ये चेन होगी, एक दूसरी चेन क्या होगी हमारी, ये चेन होगी। अगर मैं इसको इस तरह से जोड़ दूं तो ये क्या बन गया, एक दूसरे से क्रॉस, इस तरह की जो व्यवस्था होती है उस व्यवस्था को बोलते हैं क्रॉसबद्ध व्यवस्था बोला जाता है। ओके, अब कुछ तो प्लास्टिक ऐसी होती हैं जिनको हम पिघला देते हैं, पिघला के दोबारा से उसको अलग शेप मिल जाती है। ठीक है, लेकिन कुछ एक प्लास्टिक्स ऐसी होती हैं जिनको पिघलाया नहीं जा सकता, वो एज इट इज़ ही रह सकते हैं। कुछ को प्लास्टिक को हम हाथ से ही मोड़ सकते हैं, जबकि कुछ को मोड़ेंगे तो वो टूट जाएगी सीधा। तो इस तरह से दो तरह की जो प्लास्टिक है वो 2 टाइप्स की हो जाती हैं। एक तो हो जाता है, एक को तो हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, और दूसरे को हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग। जो थर्मोप्लास्टिक होता है वो प्लास्टिक होता है जो आसानी से गर्म होके मुड़ जाता है। ठीक है, उसकी हम शेप चेंज कर देते हैं। अगर किसी की शेप चेंज हो जाए, शेप चेंज हो जाए तो उसे बोला जाता है थर्मोप्लास्टिक, और जिसकी शेप चेंज ना हो उसे बोलेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जैसे पॉलीथीन लेते हैं हम, तो पॉलीथीन को अगर आप पिघला के देखोगे तो वो क्या होगा, एकदम से उसकी शेप चेंज हो जाएगी, अलग ही शेप ले लेगा। इसी तरह से जो पीवीसी है, ये सारे थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल है। कंगा ले लो, कंगे को आप अगर आग पे लगाओगे तो वो एकदम से सिकुड़ सा जाएगा। खिलौने हैं, तो इस तरह से ये जो जितनी भी चीज़ें हैं प्लास्टिक की जो कि गर्म करने पर अपनी शेप चेंज कर लेती हैं उन्हें बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। और जो गर्म करने के बाद भी अपनी शेप को चेंज नहीं करती, जिन्हें एक बार बना दिया, जिस भी सांचे में उनको डाल दिया वो वैसे ही बनी रहती हैं, नरम नहीं होती, उन्हें बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जैसे ओवन के अंदर हम वो प्लास्टिक के बर्तन रखते हैं, मेलामाइन के बर्तन रखते हैं, बेकलाइट के रखते हैं, तो इनको ये अपनी शेप नहीं चेंज करते, एज इट इज़ ही रहती हैं ये वाली जो चीज़ें होती हैं। तो उस तरह से इनको क्या बोला जाता है, इन तरह की ये जो प्लास्टिक है इन्हें बोला जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोला जाता है। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं बेकलाइट और मेलामाइन। अब ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये जो मेलामाइन के बर्तन हैं गर्म होने के बाद भी अपनी शेप चेंज नहीं करते, तो ये वाली जो प्लास्टिक होती है, यानी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी तो होगी। तो वो प्रॉपर्टी क्या है कि ये ऊष्मा की कुचालक होती हैं, बैड कंडक्टर होती हैं। ये ऊष्मा की कुचालक होने की वजह से ये जल्दी से ये नहीं पिघलती। और जैसे हम बर्तन होता है तो बर्तन का जो हैंडल होता है वो भी इसी का बना हुआ होता है, तभी तो बर्तन कितना मर्जी गर्म हो जाए तो उसका जो प्लास्टिक है, जो उसका हैंडल है, वो गर्म भी नहीं होता और साथ ही साथ वो पिघलता भी नहीं है। वो इसी तो वो कौन सी प्लास्टिक होती है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बना होता है। ठीक है, और बिजली के स्विच बनाने के लिए काम आता है ये।
तो जो मेलामाइन है ये क्या हो गया, बहुत उपयोगी हो गया ना हमारा। अगर ये हीट का कुचालक है तो आग का भी प्रतिरोधक है, यानी कि इसमें ऊष्मा को, हीट को सहन करने की क्षमता है, ये ईजिली नहीं पिघलता। जो तारे भी बनाई जाती हैं वो भी इसी की बनाई जाती हैं। और जो फर्श की टाइलें हैं, रसोई के बर्तन हैं, कपड़े बनाने के उपयोग में के लिए ले लिया जाता है ये, और आग का प्रतिरोध करता है। तो जो थर्मोप्लास्टिक है और जो थर्मोसेटिंग है, इसके विभिन्न उपयोग यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे कि ये थर्मोसेटिंग से जो रिलेटेड ये वस्तु हैं, ये देखो ये बना रखा है, हैंडल बना रखा है, ये प्लेट बना रखी हैं, ठीक है, ये स्विचेस बना रखे हैं। तो ये सारे के सारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बनाए गए हैं, लेकिन इन्होंने एक बार जो शेप ले ली है, शेप चेंज नहीं होगी इनकी, यही शेप रहेगी, ठीक है। लेकिन ये वाले जैसे ये थर्मोप्लास्टिक की बनाई गई हैं, और थर्मोप्लास्टिक की बनाई हुई जो भी वस्तुएं होंगी, अगर इनको गर्म करेंगे तो इनकी शेप चेंज हो जाती है। तो जिसकी भी शेप चेंज हो जाए प्लास्टिक की, उसे बोलेंगे हम थर्मोप्लास्टिक, और जिसकी शेप चेंज नहीं होती उसे बोला जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ओके, अब इसकी जो प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि सबसे पहले तो ये हल्के होते हैं। अगर हम एक स्टील का डिब्बा ले लें और एक प्लास्टिक का डिब्बा ले लें, तो जो स्टील का डिब्बा है वो भारी लगेगा, प्लास्टिक का डिब्बा में हल्का लगेगा। एक सबसे पहला तो है ये हल्का होता है। दूसरा, स्टील का डिब्बा महंगा पड़ेगा, प्लास्टिक का डिब्बा क्या होगा, हमें सस्ता पड़ेगा। तीसरा, ये क्या होगा, इसमें अच्छी क्वांटिटी आ जाती है, उपयोग इजीली कर सकते हैं हम इसका। तो ये सारे इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं प्लास्टिक की। तो धातुओं की अपेक्षा हल्का होने के कारण इसका उपयोग कारों में, वायुयान में, अंतरिक्ष यान में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उपयोग की सूची असीमित है। असीमित का मतलब कि बहुत ज़्यादा उपयोग होता है प्लास्टिक का। अगर हम हर छोटी छोटी चीज़ को गिनना शुरू करें कि फर्नीचर में भी यूज़ हो जाएगा, सजावट की चीज़ों में भी यूज़ हो जाएगा, चप्पल में भी यूज़ हो जाएगा, हर छोटी छोटी चीज़ को अगर हम देखेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हर चीज़ में मोस्टली इसको यूज़ किया जाता है। अब इसकी और प्रॉपर्टी क्या है, एक है इसकी कि जो प्लास्टिक है वो अनअभिक्रियाशील है। अनअभिक्रियाशील का मतलब है ये रिएक्ट नहीं करती, जल्दी से रिएक्ट नहीं करती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि लोहा है, लोहे के ऊपर जंग लग जाता है ना, तो लेकिन प्लास्टिक के ऊपर आपने कभी जंग लगते हुए देखा है? तो प्लास्टिक पे जंग नहीं लगता। तो और क्या होता है, और प्लास्टिक हल्का होता है। देखो आप अपने घरों में यूज़ करते हैं बाल्टी वगैरह, एक तो आपने लोहे की एल्युमिनियम का टब यूज़ कर रहे हो, एक आप प्लास्टिक का टब यूज़ कर रहे हो। तो प्लास्टिक का टब हल्का होता है और ये मतलब इसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है, ज़्यादा टाइम तक चलता है, चिरस्थायी होता है, ज़्यादा टाइम तक चलता है। अलग अलग साइज़ के हमें मिल जाते हैं और अलग अलग हम उसको काम में यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा सस्ते भी होते हैं, महंगे नहीं होते। जो हमारे प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स होते हैं बड़े सस्ते होते हैं। जैसे हमने पीछे भी बात की थी कि जो प्लास्टिक है वो ऊष्मा की कुचालक है, यानी कि जो हीट वगैरह है, ऊष्मा है, वो उसको अब्जॉर्ब नहीं करते, और विद्युत के भी कुचालक हैं। इसीलिए जो बिजली के तार वगैरह हैं उनको प्लास्टिक से ढका जाता है। खाने बनाने के जो हमारे हैंडल होते हैं बर्तनों के, वो भी इसी के बनाए जाते हैं। इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वो हीट को अब्जॉर्ब नहीं करते, तो हमें वहाँ पे गर्म नहीं लगता या वो पिघलते नहीं हैं। एक वो होता है जो हमारा नॉन स्टिक पैन वगैरह होते हैं, उसके ऊपर एक प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है, उस प्लास्टिक को बोलते हैं टेफ्लॉन। टेफ्लॉन बोला जाता है। वो जो टेफ्लॉन है वो उसका ये प्रॉपर्टी है कि उस पर जो तेल है और जो पानी है वो चिपकता नहीं है। तो जो भोजन जब हम खाना बनाते हैं तो वो उस पर चिपकता नहीं है, तो इसलिए जो टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है, जो भी हमारे नॉन स्टिक पैन्स वगैरह हैं उन पर टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिक और पर्यावरण। जैसे हम सबको पता है कि हम बाज़ार में जाते हैं तो कोई भी सामान लेके आते हैं तो हमें प्लास्टिक की जो पॉलीथीन होती है उस थैली में चीज़ें मिलती हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको लाके या तो अपना उसको घर में रख देते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं उसको पॉलीथीन्स को, या फिर उसको किसी को कूड़े में फेंक देते हैं।
तो जब कूड़े में फेंक दिया तो वो जो प्लास्टिक है वो बहुत टाइम तक ऐसे ही पड़ा रहता है, उसका विघटन इतनी जल्दी नहीं होता। एक दूसरा कूड़ा की अगर हम बात करें, जैसे कि सब्जी के छिलके हैं, कुछ हैं, उनको हमने फेंक दिया तो उसका विघटन जल्दी हो जाता है जीवाणु वगैरह की प्रक्रिया से। तो ऐसे प्राकृतिक प्रक्रिया, ऐसे पदार्थ जो कि प्राकृतिक प्रक्रिया होने पर, जैसे जीवाणु की प्रक्रिया होने पर उन पे जो जल्दी से अपघटित हो जाता है, जल्दी से जो मिक्स हो जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? जैव निम्नीकरणीय, वो जो पदार्थ होते हैं। और जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा भी इजीली विघटित नहीं होता, उन्हें बोलते हैं जैव अनिम्नकरणीय। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं जिससे पता चलता है कि कौन से निम्नकरणीय हैं और कौन से अनिम्नकरणीय हैं। जैसे कि देखो, अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, सब्जी और फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन जल्दी से सड़ जाता है, जल्दी से अगर हम उसको फेंक भी देंगे कहीं तो वो जल्दी से मिल जाएगा, है ना। ये 1 से 2 सप्ताह के अंदर वो ख़त्म हो जाएगा। इसको बोलेंगे जैव निम्नीकरणीय। कागज़ है, कागज़ भी 10 से 30 दिन लेता है। सूती कपड़ा 2 से 5 महीने लेता है। लकड़ी 10 से 15 वर्ष लेती है। ऊनी वस्त्र 1 वर्ष लेता है। टीन, एल्युमिनियम, अन्य धातुओं के डब्बे, ये 100 से 500 वर्ष लेते हैं। तो ये किस में आ जाते हैं? जैव अनिम्नकरणीय में। और जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, इनको भी कई वर्ष लग जाते हैं विघटित होते होते, तो ये भी आते हैं जैव अनिम्नकरणीय में। और क्या क्या नुकसान हैं? अब जैसे प्लास्टिक है, ये तो हमें पता ही चल गया कि बहुत सारा टाइम लेता है, वो कई वर्ष ले लेता है। तो इसीलिए जब कई वर्ष लेगा तो हमारे पर्यावरण के लिए तो हितैषी होगा ही नहीं, तो हमारे पर्यावरण को दूषित करेगा वो। इसके साथ साथ ही जब हम संश्लेषित जो भी पदार्थ है उसको जलाते हैं तो जलाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, और जब जलाएंगे तो उसमें से जो धुआं निकलेगा वो भी तो बहुत विषैला होगा, उसकी वजह से फिर पर्यावरण प्रदूषण होगा। तो इसके प्रभाव से बचने के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए जब भी आप सब्जियां वगैरह खरीदने लेके जाओ तो या तो थैला वगैरह लेके जाओ, जो हमारा कपड़े का बना हुआ थैला होता है या फिर जूट का बना हुआ जो थैला होता है वो लेके जाना चाहिए हमें। जो ये पॉलीथीन है उन पे बैन हो जाना चाहिए, पॉलीथीन को हमें नो बोलना चाहिए कि हमें पॉलीथीन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और जो भी पॉलीथीन वगैरह यूज़ करते हैं उसको, रैपर को कहीं भी फेंक देते हैं, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए हम। और सरकार ने भी इस पे बहुत सारे कदम उठाए हैं कि कई जगह ऐसी भी हो गए हैं, कई स्टेट्स जहाँ पर नो कहा गया है कि बिल्कुल भी आपको जो पॉलीथीन है वो उसका यूज़ नहीं करना है। ये चीज़ें हो गई हैं। और इसको क्या कर सकते हैं, जो प्लास्टिक है इसको दोबारा से रिसाइकिल कर सकते हैं, मतलब कि जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं, टूट फूट गई हैं, उसको दोबारा से उसका चक्र घुमाया जाना चाहिए, चक्रित करना चाहिए उसको। तो जो थर्मोप्लास्टिक हैं उनको तो चक्रित किया जा सकता है, दोबारा से रिसाइकिल किया जा सकता है, यानी कि एक चीज़ को टूट गया अगर उसको दोबारा से किसी नई फॉर्म में उसे बना देना, उसे नया रूप रंग प्रदान कर देना, तो ये इसे बोलते हैं हम रिसाइकिल करना। तो इसके लिए 5 R सुझाए गए हैं, 5 R सुझाए गए हैं। तो ये जो 5 R हैं ये कौन कौन से हैं? 5 R के अंदर आता है, सबसे पहले आता है रिड्यूस, यानी कि जो भी हम यूज़ कर रहे हैं चीज़ें उन सब का यूज़ हमें कम कर देना चाहिए। जो प्लास्टिक है उसका यूज़ हमें कम कर देना चाहिए। तो इससे सबसे पहला हो गया रिड्यूस। दूसरा क्या हो गया? रीयूज़ का मतलब कि अगर हमने कोई एक चीज़ यूज़ की है, कोई प्लास्टिक की चीज़ है, यूज़ कर रहे हैं हम उसे, अगर वो टूट गई है तो उसको हम किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे पॉलीथीन ही की बात ले लेते हैं, तो पॉलीथीन लेके आए, एक बार सब्जी लेके आए तो उसको फेंक दिया जाता है, तो फेंकना नहीं चाहिए, उसको दोबारा से आप रीयूज़ कर सकते हो, उसको दोबारा उसमें कचरा पाके बाहर फेंक सकते हो, या उसको में और कोई सामान दोबारा से जो भी सामान ऐसा है कि सूखा सामान है जो भी है वो उसको यूज़ कर सकते हो उसमें। तो रीयूज़ करना सीखें। तीसरा R होता है रीसाइकिल। जो रीसाइकिल होती है, रीसाइकिल का मीनिंग क्या है?
कि वो सामान अगर टूट जाए तो उसको, जैसे हमने कचरे में फेंक दिया, उसको सूखा सामान अलग रखते हैं, गीला अलग रखते हैं कूड़ा। तो इसलिए अलग रखते हैं। जो सूखा कूड़ा है उसके अंदर अगर प्लास्टिक वगैरह का कोई भी सामान है तो वो जाता है आगे फैक्ट्रीज़ में जाता है, वो उसको रिसाइकिल करते हैं तो दोबारा से नया सामान बना दिया जाता है। तो तीसरा आर है रिसाइकिल का। चौथा आर है रिकवर, फिर उसको दोबारा से रिसाइकिल होगा हमने दोबारा उसको रिकवर कर लिया। और रिफ्यूज़ यानी हमने उसको मना ही कर दिया कि हम प्लास्टिक का सामान यूज़ ही नहीं करेंगे, तो उसे बोल देंगे रिफ्यूज़। इस प्रकार की आदतें अगर हम अपने जीवन में लेके आएंगे तो जो हमारा एनवायरनमेंट है वो क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। और आजकल इस टाइप के जो पॉलीथीन भी आने शुरू हो गए हैं जो कि 100% बायोडिग्रेडेबल हैं, यानी कि वो वाले जो पॉलीथीन होते हैं वो जैव निम्नीकरणीय वाले पॉलीथीन यूज़ किए जाते हैं आजकल। वो ईज़िली डिकम्पोस्ट हो जाते हैं, ईज़िली उनका विघटन हो जाता है जल्दी से। स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। इसके हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एनसीईआरटी के अभ्यास के क्वेश्चंस, उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ में प्रॉब्लम आती है, कोई सी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, आपकी वो प्रॉब्लम सोल्व कर दी जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही इसे अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।